हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का एग्जांपल नंबर 22, जो बीबीए सेकंड ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर तीनों में सेम एग्जांपल नंबर 22 पे ही मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आओ, देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 22 में लिखा है द फाइनेंशियल पोजीशन। एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें 2017 इधर है, 2016 उधर है, जो भी नई पुरानी बुक है, यानी आपको राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। ठीक है, वैल्यूज इधर से इधर पढ़नी है। नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो मैं सवाल काफी आसान लग रहा है तो ओरली डिस्कस करते हैं और जो चीजें वर्किंग नोट से रिलेटेड है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे पहली चीज है, ड्यूरिंग द ईयर 52,000 वर पेड एज डिविडेंड। डिविडेंड का पॉइंट आ गया बेटा। डिविडेंड का पॉइंट आते ही हमारे जो स्टेप्स होने चाहिए, थॉट्स होने चाहिए, वो सुनना। जैसे नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिविडेंड पेड मिले तो पहले आपको ये चेक करना है क्या करंट लायबिलिटीज के अंदर, जहां प्रोविजन फॉर टैक्स होता है ना, वहां पे क्या वहां प्रपोज डिविडेंड नाम का कोई बैलेंस है क्या, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। पहले तो ये चेक करेंगे है या नहीं है। अगर है तो टी शेप अकाउंट बनाएंगे, अगर नहीं है तो यही वाली वैल्यू दो जगह चले जाएगी। ये जो वैल्यू है ना, यही दो जगह चले जाएगी। कितना है डिविडेंड पेड? 52,000। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये? 22 का फर्स्ट पॉइंट है डिविडेंड पेड कितने रुपए? 52,000, है ना। ये दो जगह चले जाएंगे। आप लोग बताओ मुझे कहां कहां जाने चाहिए? पीएटी में प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट लिखा है द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अरे ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और सेकंड पॉइंट पे तो स्टार मार्क कर दो। इंपॉर्टेंट का मतलब डिफरेंट क्वेश्चन है। एक ये सवाल है और एक और ऐसा ही सवाल है जिसके अंदर ऐसा ही पॉइंट मिलेगा। तो ये दो चीजें सुनेंगे हम लोग। बेटा देखो, हमें बात चल रही है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी की। मशीनरी अकाउंट जरा देखना बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में तो नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं है। आप लोग एक तो बैलेंस शीट को करेक्ट करो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो। एक तो पेन देना एक बार। हाँ, आप लोग एक काम करेंगे बेटा, ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसके आगे पॉइंट नंबर डाल दो 1। इसके आगे 90,000 से पहले क्या डाल दो? 1। और टेंजिबल एसेट्स में पॉइंट नंबर डाल दो 2। ठीक है, ऐसे 1 और 2। ये लो, मिसप्रिंट है, आप लोग सही करें। तो देखो यहां टेंजिबल एसेट्स में 2 नंबर पॉइंट है, नीचे 2 नंबर में देखा तो मशीनरी के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं 1,60,000 से 1,72,000। मशीनरी पे डॉट लगा दो। डॉट लगाने का मतलब इस पे एडजस्टमेंट है। अब आप लोग मुझे बताओ, इसका सिंगल अकाउंट बनेगा या डबल अकाउंट बनेगा? सिंगल अकाउंट, क्योंकि डबल कब बनता है? जब ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो। अब जरा पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं क्या लिखा है, ध्यान से। कह रहे थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये दोनों एक ही वर्ड है बेटा, है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिनोनिम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अगेंस्ट मशीनरी, यानी मशीनरी पर 1 अप्रैल 16 यानी ओपनिंग बैलेंस था 54,000 और 31 मार्च 17 यानी क्लोजिंग बैलेंस था 72,000। तो सिंगल अकाउंट बनेगा या डबल? डबल, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग पता हो तो डबल बनाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं पता हो तो नहीं, कैसे बनाएंगे? तो अब बात तो ये हो गई कि डबल बनेगा, लेकिन डबल में क्या डिफरेंस आना है वो मैं बताता हूं थोड़ी देर बाद। बस सवाल का पॉइंट खत्म। गुड मॉर्निंग, पॉइंट खत्म। अब आप लोग ने ये डिसाइड कर लिया कि एक मशीनरी अकाउंट बनेगा और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। तो पहले मैं डिजाइन बना देता हूं दोनों के लिए, पॉइंट नंबर 2 वर्किंग नोट के लिए जो है। ठीक है, फिर सवाल में कुछ भी खास नहीं है। ये सवाल जिस बात के लिए खास है वही अब समझाने जा रहा हूं। ठीक है, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पहले मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बता दो। बाय बैलेंस बीडी 54,000 और टू बैलेंस सीडी 72,000। यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी 1,60,000 और
मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा। हम लोगों ने ये बात कई दिनों से डिस्कस करी थी कि जब बैलेंस शीट के अंदर सिंगल मशीनरी अकाउंट दे रखा हो तो सिंगल अकाउंट बनाएंगे, और जब एक्यूमुलेटेड के ओपनिंग क्लोजिंग भी दे रखी हो तो डबल बनाएंगे। अब आपने कहा हाँ सर मशीनरी का अंदर दे रखा था तो वो बनना है, और क्योंकि बाहर एक्यूमुलेटेड के भी ओपनिंग क्लोजिंग पता चल गए, क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग भी हैं तो डबल बनने चाहिए। लेकिन ये सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो हमेशा बैलेंस शीट के अंदर माइनस करके दे रखा होता है ना, ये बाहर क्यों दे रखा है? बाहर दे रखा है यानी कि ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा है जो वैल्यूज बताई हुई हैं। तो आपको जब भी ये बाहर अगर कभी ओपनिंग क्लोजिंग दिख जाए तो आपको क्या करना है, इस ओपनिंग डेप्रिसिएशन को इस ओपनिंग बैलेंस में प्लस करना है, और इस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन को इस क्लोजिंग बैलेंस में प्लस करना है। फिर आप लोगों को लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा 2,14,000, और ये कितना हो जाएगा 2 2 4 7 7 14 1 और 1 2 2,44,000। हाँ या ना? बस यही बात बताने की थी। ऐसा एक ही सवाल में हो रहेगा, एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन तो होगा लेकिन वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा। जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो तो हम ओपनिंग बैलेंस लिखते समय सीधा वही वैल्यू नहीं लिख देंगे जो लिखनी है, ये ओपनिंग वाला ओपनिंग में ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में ऐड हो जाएगा बस, और इसका कुछ भी नहीं करना बेटा। ये जो वैल्यूज गिवन है 1,60,000 बैलेंस शीट के अंदर, यानी कि ये नेट वैल्यू गिवन है। नेट का मतलब डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद गिवन है, इसलिए डेप्रिसिएशन अलग से नहीं दे रखा। देखो एक तरीका क्या हो सकता था, एक तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो ये बैलेंस शीट है, ये 2016 की वैल्यूज हैं, ये 2017 की वैल्यूज हैं। अभी तक जब हम सवाल करते थे तो वहां पे मशीनरी के बैलेंस कुछ इस तरीके से लिखे हुए मिलते थे, 2,14,000, 2,44,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 54,000 और 72,000। फिर हमें एक नेट फिगर दिखती थी इन लोगों की 1,60,000 और 1,72,000। हाँ या ना? बैलेंस शीट के अंदर ये वाली वैल्यू दिख रही होती थी, हाँ या ना? ठीक है, इस बार इन्होंने सीधा ये वैल्यूज दे दी, ये नहीं लिखी, और ये कहां बताई, अंदर नहीं बताई बैलेंस शीट में, बाहर कहीं बताई है। यानी अगर मैं कहूं मेरी मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो क्या 1,60 है मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस, या ये वाला होता है ओपनिंग बैलेंस? यानी कि 1,60 में 54 जोड़ के लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? तो जब भी ये दो ही सवाल ऐसे हैं, जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो तो हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस में प्लस करके लिखना है। डन? चलो वेरी गुड। आओ बेटा, अब इस अकाउंट में कुछ नहीं बचा है, अब तो हो सकता है 54 से 72 हो गया, यानी कि 18,000 रुपए का जो बैलेंसिंग फिगर निकला वो क्या है, बाय डेप्रिसिएशन है। यहां लिख दिया 72, यहां लिख दिया 72, 18,000 का बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये कहां जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा। ये 2,14, ये 2,44, तो यहां लिख देंगे 2,44, यहां भी लिख देंगे 2,44। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगी, टू कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगी। बाकी तो कुछ है ही नहीं। कितना आसान सा था ना, बस नया था, आसान था, नया था। ठीक है, तो क्या सीखा आप लोगों ने, जब भी ये बाहर दे रखा हो बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस में बढ़ा के लिख देना। इतना सा ही था सेकंड पॉइंट। अब हमारा ये सवाल हो चुका है, यानी कि ऊपर से आइटम एक एक करके डालने हैं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कोई अच्छा पॉइंट होगा तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा उसके बारे में, बाकी तो आपको पता ही है। जैसे पेड अप शेयर कैपिटल 2 लाख से 2 लाख है, कुछ नहीं। रिजर्व्स, बेटा रिजर्व्स के ये हमारा डायरेक्ट पीएटी होता है। जब अलग से पीएनएल का बैलेंस ना दे रखा हो तो रिजर्व ही हमारे लिए पीएटी होता है। 2,000 रुपए का पीएटी हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 1 नंबर पॉइंट आ जाओ नीचे, 1 नंबर पॉइंट पे वहां है लोन फ्रॉम एसोसिएट कंपनी। बेटा किसी से भी लिया और लोन तो लोन है, 0 से 40,000 हो गया, यानी लोन लिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। लोन फ्रॉम बैंक 60 से 50 हो गया, यानी अपन ने रीपेमेंट कर दिया, 10,000 फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। वापस चलो बैलेंस शीट में, बैंक ओवरड्राफ्ट कौन बताएगा मुझे, प्रखर बताएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 से 22,000 हो गया, क्या करना है इसका, इसको है ना फाइनेंसिंग। बिल्कुल सही जवाब। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होने के बावजूद कहां जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो आप चाहो तो लिख सकते हो उसके आगे, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, एफए में। क्या बेटा, कभी भी बैंक ओवरड्राफ्ट स्पेशल पॉइंट है, मैंने नोट्स में लिखवाया होगा शायद बैंक ओवरड्राफ्ट आपको। ठीक है, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट लिख के फाइनेंसिंग में माइनस कर देना। ट्रेड पेपर्स जो है बेटा ये बढ़ गए तो डब्ल्यूसीसी वाले टॉपिक में ये प्लस हो जाएंगे। टेंजिबल एसेट 2 नंबर पॉइंट, 2 नंबर में नीचे आ जाओ। लैंड 40 से 60 हो गई, यानी इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगी, खरीद ली अपन ने।
बिल्डिंग 1 से 1 10 हो गई, बड़ी है बेटा। बिल्डिंग खरीदी, हाँ तो माइनस हो जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। मशीनरी बढ़ी है, मशीनरी का तो अकाउंट बन गया, मशीनरी की 2 चीजें यहां से आ जाएंगी। डन। फिर वापस चलो ऊपर, इन्वेंट्री आपको पता है, ट्रेड रिसीवेबल पता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पता है। ये सवाल पूरा का पूरा आसानी से हो सकता है, जो खास बात थी मैंने बोर्ड पे लिख दी है। ठीक है, करवाने की जरूरत है क्या सवाल को? नहीं। एग्जांपल नंबर 23 पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट 16 पहले 17 मतलब 16 से 17 राइट से लेफ्ट पढ़ना है अपन को। फिर 3 वर्किंग इंफॉर्मेशन हैं, तो आओ एक एक करके चर्चा करते हैं। और इनफैक्ट ये वाला तो है ना, हाँ ये अकाउंट तो मुझे बनाना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 23 देखो बेटा, पहला पॉइंट क्या है, आप लोग मुझे बताएंगे। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फिक्स्ड असेट्स जिसकी कॉस्ट 50,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 है, उसे 40,000 में बेच दिया। ये इंफॉर्मेशन किस काम आती है? बस इतने पे रुक जाना, फुल स्टॉप पे। अगले पेज पे राइट साइड दे रखा है ड्यूरिंग द, हाँ ये इंफॉर्मेशन किस काम आती है? प्रॉफिट लॉस। चलो मुझे बताओ, पहला पॉइंट प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं आप लोग? बोलते रहो। बिल्कुल सही जवाब बेटा। तो सेल वैल्यू कितनी दे रखी है? 40, 50, 20 है ना? 40,000, 50,000, 20,000 रिपीटेटिव पॉइंट है ये तो। 40,000 माइनस 30,000, ये 10,000 पॉजिटिव आया तो क्या निकला? चलो ठीक है, श्रेया मुझे बताएगी ये प्रॉफिट लिखते किस तरफ है अकाउंट बनाते समय? ये अकाउंट बना हुआ है, इस अकाउंट में कहां लिखते हैं? लेफ्ट साइड में आएगा 2 P&L के नाम से, जो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस हो जाएगा। चलो ठीक है, अकाउंट तो बना लेंगे आगे। इसी में फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा हुआ है? द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगेंस्ट फिक्स्ड असेट्स ऑन 1 अप्रैल 16 एंड 31 मार्च। तो आप अंडरलाइन कर सकते हो इसको, फिर से ये मतलब वही स्टार पॉइंट आ गया। तो बताओ सिंगल अकाउंट बनाएंगे, डबल अकाउंट बनेगा? मैं बनवाऊं या आप लोग बना लोगे? बना दूं? चलो बना देता हूं। क्या बड़े दिल वाला हूं मैं, आप लोगों की मदद किए बिना रह नहीं पाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाद में आप लोग अगले दिन आके पूछे। हाँ पूछो, दोबारा बोलो। नहीं उधर और आ जाएगा ना, साफ साफ है ये, चिंता मत करो, इतना ही बनेगा। वो दिख रहा है क्या पहले वाला? बस ये भी दिख जाएगा। टू बैलेंस बीडी, इसमें बाद में डालेंगे, पहले नीचे वाले में डालेंगे। बाय बैलेंस बीडी कितना? और क्लोजिंग 1 सेकेंड कितना? हाँ अब पूछो बेटा। सर ये ऊपर वाले अकाउंट में भी ऐड करेंगे ना? इस वाले में ना? हाँ तुम में से ना कौन बोल रहा था इसमें? मैं ना नहीं बोला। तो आर्ग्यूमेंट किस बात का चल रहा था दोनों में? इस वाले क्वेश्चन में ऐसा हो गया नहीं होगा? हाँ होगा। हाँ वही तो। अच्छा मुझे लगा एक पक्ष में हो एक विपक्ष में हो। अच्छा ठीक है। अच्छा 80 से 135। देखो बेटा कितनी है फिक्स्ड असेट्स? फिक्स्ड असेट्स देखो 320 से 415। तो यहां जब हम लिखेंगे तो 3,20,000 में 80,000 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 लाख। और यहां पे बाय बैलेंस CD कितना दे रखा है? 415 ऑलरेडी है। 415 में 135 जोड़ दो तो 4 1 5,50,000। चलो बेटा ये सेल वैल्यू कहां आएगी? यहां पे बाय कैश ब्रैकेट में सेल वैल्यू 40,000, ये 10,000 का प्रॉफिट हुआ। 2 P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट 10,000। और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20,000, ये आएगा या नहीं आएगा? कहां पे आएगा बताओ? एक, हाँ बिल्कुल सही। एक बार यहां आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 20,000। और दूसरी बार यहां आ जाएगा टू फिक्स्ड असेट्स 20,000। क्लोज करें, नीचे वाले को कर दें। ये है कितना? 1,55,000। यहां पे भी लिख देंगे 1,55,000। तो ये 75,000 क्या निकल आएगा? बैलेंसिंग फिगर, यानी बाय क्या निकला है? डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही जवाब। और यहां का टोटल लगाओ, 4 2 6 5 11, 1 और 5 6, 6,10,000। तो यहां पे भी लिख देंगे 6,10,000। डिफरेंस निकालो कितना आया? 2 लाख। क्या निकला ये? बिल्कुल सही, टू कैश ब्रैकेट में
परचेज। अब ये चीजें कहाँ जाएंगी आपको बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों से इंटेलिजेंट बच्चे मैंने देखे नहीं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, ये कहीं नहीं, ये कहीं नहीं, सेल वैल्यू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, ये कहीं नहीं, ये कहीं नहीं, ये कहीं नहीं, और ये एनओई में माइनस होता है, राइट। सारे एक का सुनकर दूसरा बोल देते हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। चलो आया समझ में। तो यहाँ पे आप लोगों ने दो बातें, केवल पिछले वाले से क्या एक्स्ट्रा निकला, प्रॉफिट लॉस का पॉइंट भी। पिछली बार सेल नहीं थी, इस बार सेल दे दी, तो सेल का इफेक्ट तो हमें पहले से पता है। खास बात तो यही थी कि हमें ये 80,000 जोड़ने ये पता होना चाहिए था, और यहाँ कितने 1,35,000 जोड़ने ये पता होना चाहिए। डन, ठीक है। और कौन से पॉइंट है इस सवाल में, एक सेकेंड रिकॉर्ड कर। तो बेटा इसका सेकंड पॉइंट जो है ये वैसे आप लोगों को आता होगा, पहले शायद मैंने किसी पॉइंट में करवाया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,000। बेटा जब हम इसी सवाल का सेकंड पॉइंट करेंगे तो हमें पता है प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट होता है फार्मूला उसका सेल वैल्यू माइनस WDV नहीं, बुक वैल्यू होता है। पता है ये बात, इन्वेस्टमेंट में कोई डेप्रिसिएशन जैसी चीज नहीं होती, तो वो बुक वैल्यू वर्ड होता है। इसमें हमें बताया हुआ है कि प्रॉफिट कितना हुआ 8,000, सेल वैल्यू नहीं बताई हुई, ठीक है, और बुक वैल्यू भी डायरेक्टली नहीं बताई हुई। ये कहा है 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट थी कितनी ओपनिंग में, 80,000, तो यहां पे क्या लिखोगे बेटा 80,000 का 40%। ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो 8,000 बराबर सेल वैल्यू माइनस 32,000। तो अगर कोई पूछे सेल वैल्यू कितनी, तो इसका मतलब कितनी हो गई 40,000। समझ में आया। अब आप इसका एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दोगे जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग कितना कितना है बताओ, 80,000 से 1,10,000। 80,000 से 1,00,000। सेल वैल्यू को यहां लिख देंगे बाय कैश ब्रैकेट में सेल वैल्यू यानी कि 40,000, और दूसरी चीज क्या थी प्रॉफिट, यहां 2P&L, बिल्कुल सही बेटा, प्रॉफिट 8,000। अब इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, 1,50,000, 1,50,000, 8 और 2 10, 1 और 8 9 और 6 15, 62,002 कैश परचेजेस निकल गया। कितने अच्छे से आप लोगों को आता है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे। अच्छा थर्ड पॉइंट देखेंगे। अच्छा इसका वो मार्किंग करनी है, कहाँ कहाँ जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, ये एनओआई में माइनस, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। चलो ठीक है, आगे देखते हैं बेटा आगे क्या लिखा है। थर्ड, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी पेड 45,000 एज डिविडेंड। प्रखर बताएगा क्या करना चाहिए। 45,000 डिविडेंड पे किया, सबसे फर्स्ट थॉट क्या आएगी दिमाग में। सर दो जगह पे जाएगा, हाँ एक तो पीएटी में ऐड हो जाएगा और उसके अंदर एनओआई में माइनस, उसमें एफए में माइनस, बिल्कुल सही। लेकिन इससे पहले फर्स्ट थॉट ये होनी चाहिए कि क्या इसका बैलेंस दे रखा है करंट लायबिलिटी में, इससे पहले ये फर्स्ट थॉट होनी चाहिए। तो देखा अरे पहली बार हमें प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट मिल गया, और अभी तक मैंने आपको शायद नोट्स में पुराने वाला मेथड नहीं लिखवाया ना, पुराने वाला मेथड। देखो तुम्हारे पास बुक भी अभी जो एडिशन है वो पुराने वाली छाप के इन्होंने दे दिया, तो चलो कोई बात नहीं। नया तो मैंने आपको बताया हुआ है, नए वाले में करंट ईयर की वैल्यू काम की होती है, प्रीवियस ईयर की यूजलेस होती है। लिखवाया हुआ है ये मैंने, या केवल ऐसे लिखवाया हुआ है करंट ईयर, क्या लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड के नोट्स में चेक करो, ताकि नोट्स अपडेट करवा दूं यहाँ पे आपको। शुरुआत में ही होगा चैप्टर के, हाँ करंट ईयर का यूजलेस होता है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू दो जगह जाती है, लिखवाया हुआ है। ये न्यू टॉपिक है सर, ये कब लगाएंगे, जब पेपर में बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में करंट ईयर और प्रीवियस की वैल्यू दे रखी हो। कहां पे दे रखी हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के नाम से दे रखी हो, तो ये टॉपिक लगाना है जो मैंने बताया, या पूरे चैप्टर में भी यही चल रहा है अभी तक, है ना, आ रही है बस समझ। लेकिन अगर बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी में अगर दिख जाए, इसका मतलब अभी तक वो पुराने वाला पैटर्न ही चल रहा है। करंट लायबिलिटी में अगर दिख रहा है तो पुराना पैटर्न ही चल रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग भी अच्छे से हाईलाइट कर लो बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड को, बैलेंस शीट के अंदर अच्छे से हाईलाइट कर लो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, करंट लायबिलिटी में प्रपोज्ड डिविडेंड अगर हमें दिख रहा है, प्रपोज्ड डिविडेंड आज ही है क्या प्रपोज्ड, इसमें गंदा क्या होता है बेटा, आओ प्रपोज डिविडेंड। तो बेटा तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पता नहीं बेटा, प्रपोज डिविडेंड। हमारी जिंदगी से तो न्यू ईयर भी खत्म हो गए।
देखो बेटा, प्रपोज डिविडेंड बिल्कुल बिल्कुल ये अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की तरह है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से इसको बनाओगे, क्योंकि करंट लायबिलिटी में शो हो रहा है ये। आओ, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहां डालोगे? यहां पे बाय बैलेंस बीडी। बताओ ओपनिंग क्लोजिंग बताओ। टू बैलेंस सीडी। 45,000 से 60,000 हो गया। याद है आप लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐसे ही बनता था, और जब उसमें पेड वैल्यू दे रखी होती थी तो यहां डालते थे जब पेड वाली गिवन होती थी। देखो इस सवाल में भी पेड ही तो गिवन है, 45,000। जैसा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट था वैसा ही ये बना दिया। अब इधर बाय पीएनएल आता था, उसमें भी वहां मेड बोलते थे, यहां प्रपोज्ड बोलते थे। बस खैर बोलने से फर्क क्या पड़ना है, ट्रीटमेंट तो सही सारा वही है। 1,05,000 यहां लिखेंगे, 1,05,000 यहां, और यहां 60,000 रुपए। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये तो वही प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह पीएटी में प्लस, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस मत कर देना। ये डिविडेंड पेड है, ये फाइनेंसिंग में माइनस होगा। केवल प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड अकाउंट में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, उसमें ये वैल्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में माइनस होती है, और इसके अंदर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होती है। डन कर लोगे? अब तो ये हो ही गया मतलब। अब अंदर के आइटम्स देख लो इससे, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर के आइटम्स। पेड अप शेयर कैपिटल 3 लाख से 4 लाख की हो गई, फाइनेंसिंग में प्लस। पीएनएल पीएटी है हमारा 35,000 या 25,000 का, जितना भी डिफरेंस आएगा। 10% डिबेंचर 1 लाख से 75,000 के हो गए। पहली बात, दो बातें हैं। पहली बात, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 25,000 रुपए या जो भी वैल्यू है, हाँ 25,000 फाइनेंसिंग में माइनस होगा। दूसरी बात, 10% पे सर्किल लगा लीजिए, 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब यहां ये डेट नहीं बता रखी कुछ भी, तो किस पे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग, यानी कि 1 लाख का 10%। मैं यहां लिख के दे रहा हूं आप लोगों को हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और वो भी कौन से पे? ओपनिंग पे। तो 10% कैलकुलेट करोगे किसका? 1 लाख का। कितना आ जाएगा? 10,000। कहां कहां जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस, ठीक है। चलो आगे देखो। फिर शॉर्ट ट्रेड पेबल आपको पता ही है, प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट बन गया। असेट साइड में चलिए, फिक्स्ड असेट्स का अकाउंट बन चुका है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 80,000 से 1,10 की हो गई, ये अकाउंट बन गया, अकाउंट बन गया इसका। तो उसके बाद क्या है बेटा? इन्वेंट्री होता है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, सारा हो जाएगा अब तो। बाकी तो चीजें कुछ है नहीं कि बोर्ड पे करवाऊं, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी मैंने करवा दी। आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, इनफैक्ट ये भी टीपेंगे नहीं, खुद करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आए तो फिर फोटो देख सकते हो इसके आप, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 23। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 की तरफ। पुराना होमवर्क हो गया प्रखर? क्वेश्चन नंबर 8 में, 18 में राइट ऑफ हो गए होंगे। अमोर्टाइजेशन कितने से कितने हैं? मैंने उस दिन बता दिया था, अमोर्टाइज हो गए, अमोर्टाइज हो गए। कितने से कितने हैं बताओ? 12 से 10 हो गए, तो 2000 राइट ऑफ होना चाहिए, पर इसने तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज कर दिया। अरे मेरा बच्चा, प्रिलिमिनरी एक अलग टॉपिक है और प्रीपेड एक अलग है करंट असेट्स में, नहीं है? तो फिर उसने आंसर गलत किया होगा, तुम तो अपना सही कर लो। कर रखे हैं। पेज नंबर बोलना। 32 नहीं नहीं कोई बात नहीं। 32 में मेरे को तो देखो, हमारे पास पुरानी बुक है, उसमें तो 2000 दिख रहा है। मैं बता देता हूँ, हाँ मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। सुनो, पुराने वाले जो एडिशन था उसमें सही जगह पे, जैसा हमने डिस्कशन किया, तुमने नया एडिशन खरीदा है, तुम्हारी बैलेंस शीट में क्या है? इसका मतलब मैं कौन सी बुक से पढ़ा रहा हूँ? ये सेकंड ईयर की बुक है क्या? हाँ, मतलब सेकंड ईयर की बुक और बीबीए की बुक में सही छापा हुआ है? हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, सेकंड ईयर की बुक में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वर्ड था, सवाल में भी, आंसर में भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। सेकंड ईयर की बुक में ये सवाल था जिसमें लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और ये आंसर है जिसमें दे रखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ।
थर्ड ईयर की बुक में एरर चल रहा है इसका मतलब, ठीक है। सवाल में तो है प्रिलिमिनरी, आंसर में अगर उन्होंने यहाँ प्रीपेड में डाला हुआ है तो आप उसको वहां से हटा के ऊपर डालेंगे, तो फाइनल आंसर तो तब भी मैच होना चाहिए। 2000 को यहाँ जोड़ो, हाँ ठीक है। अच्छा अब हम थे कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे, हाँ 24 पे जा रहे थे। हाँ देखो बेटा 24वां सवाल एक बार देख लेते हैं फटाफट से। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, तो प्लांट एंड मशीनरी का सिंगल अकाउंट बनेगा या डबल? देखो नीचे 3 नंबर नोट है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग है, हाँ या ना? तो सिंगल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 44, पेज नंबर 44, ठीक है। करें तो बेटा सिंगल अकाउंट बनेगा प्लांट एंड मशीनरी का, मैं बनवाऊं या आप बना सकते हो, केवल डेप्रिसिएशन ही है। यानी अगर मैं यहीं पे एक बार बता दूं इस सिंगल अकाउंट में मान लो, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग आ गए, यहां लिख दूंगा बाय डेप्रिसिएशन, जो डिफरेंस आएगा वो कैश कहलाएगा, यहां आएगा परचेज कहलाएगा। बस हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। एक बात बताऊं क्या, हाँ क्या हमें ये बात पता नहीं है कि डिविडेंड जो होता है वो पिछले साल का इस साल पे होता है और इस साल वाला पीएटी में प्लस होता है। जो प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट होता है उस तरीके से लगभग प्रपोज डिविडेंड का करना है। चलो चलो अंदर चलो, करंट लायबिलिटी में देखो प्रपोज डिविडेंड दिख रहा होगा है? अरे दिख रहा है, मैं आपको बताऊं सवाल में एरर, वो टाइपिंग एरर है। 2 नंबर नोट में जाओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एरर नहीं, तो 2 नंबर में नीचे आ जाओ, प्रपोज डिविडेंड दिख गया 22,500 से 25,000 है, हाँ या ना? लिखो 22,500 को तो लिखो एफए में माइनस, 22,500 को लिख दो एफए में माइनस और 25,000 को लिख दो पीएटी में प्लस। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 24 का जो सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड है ना ये। तो हमें क्या करना है, 25,000 दे रखा है और 22,500 ये प्रपोज डिविडेंड है ना, प्रपोज्ड डिविडेंड। ये वाला तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा और ये वाला पीएटी में प्लस। रीजन समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, करंट ईयर का प्लस हो गया। आगे आ जाओ, 21,500 पेड एज इनकम टैक्स। बेटा इनकम टैक्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है 21,000 से 37,500, तो अकाउंट बनाना आता है इनकम टैक्स का, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ओपनिंग कितना है? 21,000 से 37,500 है ना, 21,000 से 37,500। बेटा पेड है, यहां लिखेंगे टू कैश, कितना है एग्जैक्ट 21,500, ठीक है। यहां बाय पी एंड एल आ जाएगा, है बोलो। एक नीचे थर्ड इंफॉर्मेशन बेटा, थर्ड इंफॉर्मेशन 5 5 10, 1 और 7 8 और 1 9, 3 और 2 5, 59,000। यहां पे भी 59,000, 1 और 8 9, 2 और 3 5, 38,000 का बैलेंसिंग फिगर। ऑब्वियसली आपको पता ही है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे नीचे माइनस हो जाएगा और ये पीएटी वाले वर्किंग नोट में प्लस हो जाएगा। चलो तीनों पॉइंट हो गए, अंदर चल लो। अब शेयर कैपिटल 3 से 3 है, कुछ भी नहीं है। पी एंड एल जो है वहां पे 15,000 का पीएटी हो जाएगा। नॉन करेंट लायबिलिटी 1 नंबर पॉइंट, नीचे आ जाओ 1 नंबर में। पहली बात तो डिबेंचर की बात करते हैं। डिबेंचर 75 से 75 के हैं, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 6% भी है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस पे कैलकुलेट होगा? 75,000 का 6%, 6 पंजे 30, 6 से 3 45, 4,500 रुपए 2 जगह चले जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस और एनओई में प्लस, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा है? मोर्टगेज लोन 27,000 से 15,000 का हो गया, यानी कि 12,000 का रीपे कर दिया, ठीक है। और देखो कहां गए, कहां देखना था? बैलेंस शीट के अंदर जा रहे थे, बैलेंस शीट के अंदर गए तो अब दिखा हमें करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, आप सबको पता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। ट्रेड पेबल भी पता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 2 नंबर पॉइंट है। नीचे आ जाओ, 2 नंबर के दोनों पॉइंट हो चुके हैं हमारे। वापस चलो बैलेंस शीट में, टेंजिबल एसेट 3 नंबर पॉइंट, नीचे आ जाओ 3 नंबर पे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 337 से 352,500 की हो गई। बेटा प्रॉपर्टी को बिल्डिंग मान सकते हो आप, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये खरीद ली तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज के नाम से माइनस हो जाएगी। और प्लांट एंड मशीनरी का तो अकाउंट बनाया हुआ होगा आप लोगों ने ऑलरेडी, वो देख लेना आप लोग। उसके बाद बेटा क्या है? बी पॉइंट है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है ये सब फालतू है, बाहर दोनों 1.5 लाख से 1.5 लाख है ना, बस कुछ नहीं करना, यूजलेस है। बेकार में बच्चा सोचता है कि कुछ तो होगा इसमें, ऐसे लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं है, फर्जी है, यूजलेस पॉइंट हो गया ये। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश आपको ऑलरेडी पता ही है, तो हो जाएगा ये सवाल भी एग्जाम्पल नंबर 24। वेरी गुड। आओ एग्जाम्पल नंबर 25 पर चलते हैं। देखो बेटा बस सुनो,
चैप्टर का मेन तो जो सीखने का टॉपिक था सारा खत्म हो गया, यानी कि जितनी भी चीजें सिखानी थी, प्रैक्टिस करानी थी, वो सारी चीजें एक एक बार तो लगभग हो गई हैं। अब चैप्टर का मिसलेनियस चालू है, मतलब मिसलेनियस मतलब वही चीजें दोबारा से पूछी जाएंगी आगे पीछे बता के। तो अब जितने भी सवाल करने हैं, लास्ट के 2-3 सवाल तो करेंगे नहीं हम, 29, 30, 31, 32 वो ऐसे हैं जो पेपरों के आने लायक नहीं है। तो जो भी 2-4 सवाल हैं आप कहो तो और लिखवा दूं आज एक बोर्ड पे। 25वां एमकॉम में आया हुआ है 2007 में, आओ छोटा सा ही है, डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा है, इसके बाद नहीं कराऊंगा, चलो पक्का, ठीक है। 25वां कर लेते हैं लास्ट। तो प्रैक्टिस करना, जिनका पुराना होमवर्क नहीं हो रखा बेटा वो भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चैप्टर प्रैक्टिस करके ही होगा। अगर आपको देखने से ऐसा लग रहा है आ रहा है तो ऐसा नहीं होगा बेटा, करने के बाद पता चलेगा, तो प्रैक्टिस जरूर करें। देखो 25वें में दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन जिसकी कॉस्ट है 10,000, एक्यूमुलेटेड 3,000, वॉज सोल्ड फॉर 5,000। तो बेटा एक बात बताओ, सिंगल अकाउंट बनेगा या डबल? सिंगल बनेगा या डबल? पहला पॉइंट पढ़ के क्या पता चल रहा है? सिंगल। लेकिन जैसे ही दूसरा पॉइंट पढ़ोगे, दूसरा पॉइंट डबल। अब दूसरे पॉइंट में सेम यही वाला सवाल हो गया नहीं हुआ? ठीक है, तो बोर्ड पे बनवाऊं या हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम जैसा ही है ना वैसा ही सवाल है। आगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 45,000 दे रखा है। मैंने आप लोगों को पहले भी पिछली क्लास में बताया था, P&L का बैलेंस हम कभी भी बाहर से नहीं उठाते, P&L हम हमेशा बैलेंस शीट वाला उठाएंगे, तो ये यूजलेस है, काम में नहीं आएगा, फालतू। फिर तीसरी और चौथी और लास्ट एडजस्टमेंट है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। जरा चेक करो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में है क्या डिविडेंड पेड? नहीं, तो यही पेड दो जगह चले जाएगा, फाइनेंसिंग में माइनस और पीएटी में प्लस। हो गई तीनों एडजस्टमेंट डिस्कस। अब आ जाओ ऊपर, देखो शेयर कैपिटल 1.25 से 1.25 कुछ भी नहीं करना, P&L का बैलेंस 0 से 30 हो गया, यानी पीएटी जो है वो तो 30 है हमारा। और ध्यान से देखो तो हमने 15,000 का डिविडेंड प्लस कर दिया होगा उसमें, पीएटी में प्लस होता है ना 15,000 का डिविडेंड, तो पीएटी से पीबीटी कितना बन गया होगा? 45। 30 और 15 कितना हो जाएगा? 45। वही 45 सवाल में बाहर दे रखा था, लेकिन अपन बाहर से कभी भी उठाते नहीं है, उठाते कहां से है? अंदर से। समझ में आ रहा है साहिल? ठीक है, आगे चलो। एक नंबर पॉइंट नॉन करंट लायबिलिटी में 65, एक नंबर में 8% डिबेंचर 25,000 से 0 के हो गए। पहली बात तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिडम्पशन माइनस हो जाएगा। दूसरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे किस पे? 25,000 का 8% करेंगे, 2,000 रुपए, वो दो जगह चले जाएगा। फिर लोन फ्रॉम बैंक है जो 40 से 50 का हो गया, तो 10,000 प्लस कर देंगे लोन टेकन फ्रॉम बैंक। वापस चलो, ट्रेड पेबल आपको पता ही है, टेंजिबल असेट में 2 नंबर पॉइंट था, 2 नंबर में लैंड 40 से 50 की हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, बिल्डिंग 35 से 60 की हो गई सेम, और मशीनरी का अकाउंट बना हुआ होगा डबल अकाउंट, उससे बना लोगे, ठीक है। अगला पॉइंट है क्या? इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल कैश हो गया। यानी अगर आप देखो तो 1 मिनट भी नहीं लगा सवाल डिस्कस करने में। आरयू के एमकॉम में 20 मार्क्स का सवाल आता है, और देखो आप कितने इंटेलिजेंट हो, बीकॉम सेकंड ईयर के बच्चे भी एमकॉम फाइनल ईयर का पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना? तो कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो आप। कहो, अगर आप लोग कहो तो मैं 26 और डिस्कस कर लेता हूं, जरूरी नहीं है अगली क्लास में करके लाओ, कभी भी कर लेना, डिस्कस कर लेते हैं। समय भी तो है कितना, अभी तो बहुत समय आज। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 18, जो मोस्टली स्टूडेंट से नहीं हुआ, तो आओ एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं पूरे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 18 अनसोल्ड में चल लो, अनसोल्ड का क्वेश्चन नंबर 18 किया था कनिष्का? आओ देख लेते हैं 18। अरे ये तो वो P&L वाला सवाल है, तो इसमें क्या दिक्कत आई बोलो? चलो मैं एक काम करता हूं, तेजी से आपको बताते चलता हूं, आप लोग अपना अपना आंसर जो लोग करके लाए हो वो चेक कर लो, बाकी लोग सुन लो, बाद में वीडियो देख देख के सॉल्व कर लेना चाहे तो, ठीक है। वीडियो में लगभग 33 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है, इसके आगे आपको मिल जाएगा इस सवाल। क्वेश्चन नंबर 18 अनसोल्ड क्वेश्चंस के अंदर हम बात करें, ये वैसा सवाल है जिसमें बैलेंस शीट के साथ P&L अकाउंट गिवन होता है, ठीक है, वो वाला सवाल है। करें पेज नंबर 76। देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ोगे जो कि केवल एक है, पता है कहां दिख रही है? राइट साइड पे क्वेश्चन नंबर 19 से ऊपर आंसर दे रखा है, और आंसर से ऊपर लिखा है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड। ये दिख रहा है आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड। बस ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां है, बाकी सारी P&L के अंदर है, ठीक है। चलो सुनते रहो आप। सबसे पहले P&L में चलो, नीचे जो आइटम है 12,636 यूजलेस है, 466 वाला जो है डिविडेंड पेड, ये काम का है, लिख लो 466 कहां कहां जाएगा। मैं यहां लिख दूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा लिख रहा हूं मैं यहां पे? 18। तो मैं यहां लिख देता हूं डिविडेंड पेड कितना था, एक बार बताना। ये दो जगह जाएगा बेटा, ठीक है। कहां कहां जाएगा?
बोलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस और पीएटी में प्लस। ठीक है, और ऊपर चलो, उससे ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स है 57 जिसका अकाउंट भी बना हुआ है ना। अकाउंट की वैल्यूज बताओगे एक बार, 544 से 266। तो प्रोविजन फॉर टैक्स 544 से 266, ये बीडी ये सीडी। नीचे दे क्या रखा है, इस साल का पीएनएल है 57। इस साल का पीएनएल कितना है बेटा 57, यानी कि बिल्कुल सही बेटा, ये है 57। 4 और 7 11, 1 और 5 6 और 4 10, 1 और 5 6, 601। यहाँ पे भी आएगा 601। 6 और 5 11, 1 और 6 7 और 3 10, 1 और 2 3 और 3 6। ये क्या आ जाएगा टू कैश। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिल्कुल नीचे माइनस और ये पीएटी में प्लस। क्या आप लोगों ने ऐसा ही बनाया था? ठीक है, और ऊपर चलते हैं। और ऊपर दे रखा है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है कितने का 2534 का। और अकाउंट जरा देखते हैं, सिंगल बनेगा डबल। बेटा बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट दे रखा है, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, बिल्डिंग पे लगता है, तो उसका डबल अकाउंट बनेगा। चलो मेरे को एक बार हेल्प करो। एक तो बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग बताएंगे आप लोग मुझे, बताओ ओपनिंग क्लोजिंग। 21187 और सीडी 2364। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग, सॉरी 92। चलो अब हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज कैसे करना है। डेप्रिसिएशन कितना है पीएनएल में 2534, ये गिवन था। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमें एक कॉस्ट दे रखी है, यानी कि कोई एसेट बेची है हमने। ठीक है, कोई एसेट बेची है तो प्रॉफिट या लॉस होता है सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। आपको क्या क्या पता है ध्यान से देखेंगे। कॉस्ट बताओ, वो कॉस्ट जस्ट 40। ठीक है, सेल वैल्यू नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट या लॉस पक्का पता होगा। जरा चेक करो ऊपर, इसमें प्रॉफिट है क्या? प्रॉफिट दिख रहा है आपको अदर इनकम में, ऊपर देखो 42 रुपीज का है ना। तो 42 रुपीज का प्रॉफिट लिख लेंगे। बाकी चीजें भी निकालते हैं, सुनना। इसका टोटल करो, 2 और 4 6, 9 और 3 12, 1 और 5 6 और 6 12, 1 और 2 3 और 6 9, 9226, 9226, 4 और 2 6, 1 और 1 2। ये 12 जो आया, ये आया बिल्डिंग अकाउंट, और यही 12 यहाँ पे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, और यही 12 यहाँ आ जाएगा। तो हमारी सेल वैल्यू निकल आएगी। सेल वैल्यू 40 माइनस 12 28, 28 इधर आके प्लस हो गया तो कितने हो जाएगा 370। आ रहा है समझ? तो यहाँ लिख दूं बाय कैश सेल वैल्यू 70, और यहाँ लिख दूंगा 2 P&L, प्रॉफिट कितना हुआ था 42। अब इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। 2 और 4 6, 1 और 7 8 और 3 11, 1 और 6 7, 23,716, 23,716, 7 और 2 9 और 7 16, 1 और 8 9 और 4 13, और 8 21 आंसर की 2 और 1 3 और 4 7, 1 और 2 4, ये 2 कैश आ गया। आप सबको अच्छे से पता है। यहाँ सीखने वाली बस बात यही थी कि ये 12 कैसे निकलता है ना। बाकी तो आपको पता ही है। ये एनओआई में माइनस, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, ये कहीं नहीं, ये कहीं नहीं, ये एनओई में प्लस। डन, चलो ठीक है। उसके बाद और ऊपर चलते हैं। सैलरी वेजेस से कोई लेना देना नहीं है, कॉर्फो भी नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम जो 772 रुपए का, ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कहाँ चले जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस होना चाहिए। लेकिन एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम चेक करो रिजर्व एंड सरप्लस में। हाँ मैं वही देख रहा था, ये एनओआई में माइनस होगा क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। तो इसको सही क्या करेंगे, 772 रुपए का है ना, तो यहां लिख देता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम 772 रुपए का। दो जगह जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो प्लस होगा लेकिन नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, और बस P&L से तो खत्म सारे आइटम। कहें, अच्छा उधर भी लिखा था, हाँ 645, ये भी वही होगा बेटा। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड कितना है 675, ये क्या होगा है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा जबकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बस हो गया, P&L खत्म। एसेट साइड में आ जाओ, शेयर कैपिटल चेक प्लस हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी प्लस हो जाएगी, फाइनेंसिंग में है ना। रिजर्व एंड सरप्लस पे आ जाओ, ये पीएटी मान लेना, रिजर्व एंड सरप्लस के डिफरेंस को क्या बोल देना, पीएटी बोल देना। लोन आपका हो ही चुका है, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटी नॉर्मल है, प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका है अपना।
टेंजिबल एसेट हो चुकी हैं क्या, लैंड कर देना, परचेज दिखा देना लैंड को। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट उसमें सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चले जाएगी। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश सब पता है आपको। एडवांसेस जो हैं, एडवांसेस इसको आप कहां दिखाएंगे, इसे आप चाहे तो करंट एसेट्स में दिखा सकते हो, चाहे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आप एक काम करना है, इसको करंट एसेट्स में दिखा देना, एडवांसेस को करंट एसेट्स यानी WCC में दिखा देना आप, ठीक है। और अदर करंट एसेट्स भी WCC में ही चले जाएगी। अब बताओ आप लोगों को दिक्कत कहां आई? सारी चीजें सही बनी हुई हैं, ये सब सेम थी। तो आप लोग या तो फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में आज ही आंसर दिखा देना, मैं आप लोगों की कॉपी के अंदर चेक कर दूंगा, या बोर्ड पे करवाना है इस सवाल को, फिर मैं कॉपी चेक कर दूंगा आप लोगों की, है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही। हाँ बोलो बोलो। कौन सा नेट प्रॉफिट? रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिफरेंस है वो PAT निकलेगा। 16 से 17 प्रॉफिट ही तो आएगा, पॉजिटिव है ना, बढ़ रहा है, पॉजिटिव लिखेंगे तो हो सकता है अब तुम्हारा मैच हो जाए, उसको सही कर लेना। चलो आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।